चैप्टर नंबर 13 भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान। साथियों, यूपी ट्रिपल एस सी फॉरेस्ट गार्ड के लिए जो चैप्टर वाइज हम यहाँ पर बुक को देख रहे हैं, उसमें आज चैप्टर 12 तक प्रश्नों की संख्या को यहाँ पर वीडियो के माध्यम से करा दिया गया है। तो आज साथियों चैप्टर 13 यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वनों का योगदान, इस टॉपिक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण एमसीक्यू को हम लोग यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। तो आइए साथियों शुरुआत करते हैं। तो साथियों, आप सभी मित्रों का एग्जाम फर्स्ट चैनल पर स्वागत है। और साथियों आइए जो प्रश्न नंबर 1 है यहाँ से हम लोग देखेंगे और सभी जो महत्वपूर्ण एमसीक्यू है उनको हम यहाँ पर सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आपको व्याख्या को ध्यान से सुनना है। यहाँ पर जो देखिए पहला प्रश्न है वो वन दरोगा मेंस 2022 में पूछा गया था। तो यह एक तरीके से मॉडल क्वेश्चंस हैं। आपको इन्हीं तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम हॉल में दिखाई देंगे। तो और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी साथियों से विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा, जो भी दोस्त जो आगामी 9 नवंबर को फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो साथियों आइए पहला प्रश्न देखते हैं कि विश्व बैंक के अनुसार कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन ने 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी में कितना मूल्य जोड़ा। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि 16.8%। व्याख्या देखेंगे। विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन का हिस्सा 16.8% था। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए वन का योगदान नहीं है। तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि दवाएं और पॉलीथीन। व्याख्या देखेंगे कि भारतीय अर्थव्यवस्था में वन निम्नलिखित प्रकार से योगदान करते हैं: भोजन एवं इमारती लकड़ी, रॉल एवं चारा, रबड़ एवं गोंद, लाख एवं औषधि और कंदमूल, फल एवं फूल। वहीं वन का पॉलीथीन और दवाओं से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि अब दवाएं लिखा है, तो यहाँ पर ये एक बार सोचा जा सकता है कि कुछ जो है दवाएं भी वन उत्पाद से बनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर दवाओं का मतलब एलोपैथी से है, न कि आयुर्वेद से। स्वतंत्र भारत में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति लागू की गई थी। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि 1952। भारत में वर्ष 1952 में प्रथम राष्ट्रीय वन नीति को तथा वर्ष 1988 में द्वितीय राष्ट्रीय वन नीति को लागू किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय वन नीति के तहत कुल बाग के 33% क्षेत्र पर वनों का विकास करना था और वर्तमान में 1988 वाली जो वन नीति है वो लागू है। भारत में वनों को महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि आजीविका प्रदाता हैं, ऑक्सीजन प्रदाता हैं, मृदा अपरदन संरक्षक हैं, उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी यानी कि आजीविका प्रदाता होने के साथ साथ मृदा अपरदन रोकने एवं कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर वन वातावरण को शुद्ध करते हैं। निम्न में से कौन सी वनों की उपयोगिता नहीं है। तो यहाँ पर जैव विविधता, जनजातीय रोजगार, जनसंख्या वृद्धि और ईंधन आपूर्ति। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी होगा यानी कि जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि में वनों का कोई योगदान नहीं होता। वन जैव विविधता के संरक्षक, जनजातीय जीविका में सहायक के साथ बड़ी जनसंख्या वर्ग के लिए ईंधन का कार्य करते हैं। वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में स्थान है। तो यह विकल्प सी यानी कि 10वां। वन क्षेत्र के मामले में भारत का विश्व में 10वां स्थान है। प्रथम स्थान पर रूस तथा द्वितीय स्थान पर ब्राजील है। भारत में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी की जाती है। तो यह जो है विकल्प बी यानी कि 2 वर्षों पर। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट भारत में प्रत्येक 2 वर्षों पर जारी की जाती है। हाल में वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी की गई है। तो यह डेटा थोड़ा पुराना हो सकता है, क्योंकि अगर हर 2 वर्ष पर जारी होती है तो यह 2021 यानी कि 2023 की भी वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जारी हो गई है। भारत में वृक्षावरण का प्रतिशत है। तो यह विकल्प ए यानी कि 2.91। भारत में 24.62% भूभाग पर वन व वृक्षावरण का विस्तार है, जिसमें 21.71% वनावरण तथा 2.91% वृक्षावरण शामिल है। किस राज्य के कुल भौगोलिक भागों पर वन का विस्तार न्यूनतम है। तो दिए गए विकल्प में जो विकल्प डी है यानी कि हरियाणा राज्य का वन और वृक्षावरण अपने कुल भौगोलिक क्षेत्र का 6.49% है। वनावरण व वृक्षावरण में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। निम्न में से कौन सा वन संपदा का लाभ नहीं है। तो यह जो है विकल्प सी यानी कि CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि।
कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि वन संपदा के द्वारा नहीं होता, बल्कि पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण कर वातावरण को शुद्ध करते हैं, अतः विकल्प सी जो है वो सही है। कार्बन सिंक का तात्पर्य है, तो यहाँ पर दिए गए प्रश्न का जो सही उत्तर है वह विकल्प ए यानी कि कार्बन को अवशोषित करने वाले स्थान। व्याख्या देखेंगे कि वातावरण में जितनी मात्रा में कार्बन का उत्सर्जन किया जा रहा है उतने का अवशोषण करना आवश्यक है, जिससे संतुलन बना रहे। कार्बन सिंक ऐसे स्थान या उत्पाद है जो वातावरण में उत्सर्जित होने वाले अधिकांश कार्बन की मात्रा को अवशोषित करने में सक्षम होते हैं। अमेजन वर्षा वन स्थल का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है, तो यह फैक्ट जो है आपको याद रखना है कि अमेजन वर्षा वन जो है इस स्थल का सबसे बड़ा कार्बन सिंक है। वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत वैश्विक जनसंख्या का लगभग कितने प्रतिशत जीवन यापन हेतु वनों पर निर्भर है? तो इस प्रश्न का उत्तर जो है विकल्प डी यानी कि 25%। विश्व में लगभग 1.6 बिलियन लोग जनसंख्या का लगभग 25% जीवन यापन हेतु वनों पर निर्भर है, जिनमें से अधिकांश जनसंख्या गरीब देशों की है। स्थल जैव विविधता का लाभ कितना प्रतिशत भाग वनों में निवास करता है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि 80%। धरती पर समुद्र को छोड़कर स्थल जैव विविधता के लगभग 80% जीव जंतु वनों में निवास करते हैं। कार्बन से संबंधित गैसों को पृथ्वी से कम किया जा सकता है, तो यह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि वनों को बढ़ावा देकर, बंजर भूमि को उर्वर करके तथा कृषि वानिकी को बढ़ावा देकर कार्बन गैसों को कम किया जा सकता है। बॉन्ड चैलेंज संबंधित है। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प बी यानी कि वनों से संबंधित है। बॉन्ड चैलेंज के अंतर्गत 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर वनों को स्थिति में सुधार करना है। वनों का प्रमुख योगदान है जलवायु परिवर्तन को रोकने में, तापमान के संतुलन में, ए एवं बी दोनों इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि ए और बी दोनों। जलवायु परिवर्तन को रोकने हेतु पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने, जैव विविधता की संरक्षण में वन प्रमुख भूमिका निभाते हैं। वन मुख्य स्रोत हैं किसके? तो यह विकल्प डी यानी कि उपयुक्त सभी, यानी कि ईंधन के, जैव विविधता के और जीविकोपार्जन हेतु। वन ग्रामीण व जनजातीय अर्थव्यवस्था के आधार हैं। इनसे लकड़ी के रूप में ईंधन, फल, अनेक पशु पक्षी के रूप में जैव विविधता की प्राप्ति होती है। निम्न में से कौन सा वन का प्रमुख योगदान नहीं है? तो यहाँ पर विकल्प सी यानी कि जैव विविधता ह्रास। वन जैव विविधता को सुरक्षा प्रदान करने के साथ साथ उनमें वृद्धि करते हैं, न कि कमी। ये प्रदूषण को भी नियंत्रित करते हैं। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कौन सा वन पाया जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाया जाता है और इस वन को मानसून वन भी कहते हैं। किन वनों को मानसून वन भी कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प डी यानी कि उष्णपर्णपाती वन। उष्णपर्णपाती वन को मानसून वन कहते हैं क्योंकि मानसून के समय इनमें विस्तार व सदाबहार का समावेश होता है। मैंग्रोव वन का प्रमुख कार्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि मैंग्रोव वन तटीय क्षेत्रों में अपनी जड़ों के द्वारा मृदा को बांधने का कार्य करते हैं। बाढ़, सुनामी से बचाव भी इनके कार्यों में से एक है। वनावरण में सबसे अधिक वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि आंध्र प्रदेश। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार आंध्र प्रदेश सर्वाधिक वन वृद्धि दर्शाने वाला राज्य है। प्रतिशत के रूप में राज्यों का वन क्षेत्र में अवरोही क्रम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए यानी कि मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और मणिपुर। यहाँ पर देख लेते हैं फैक्ट कि मिजोरम जो है 84.53% क्षेत्रफल पर वन है, अरुणाचल प्रदेश में 79.33%, मेघालय में 76% और मणिपुर में 74.3% क्षेत्रफल पर वन है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार मैंग्रोव वन में सबसे अधिक वृद्धि करने वाला राज्य है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि उड़ीसा। मैंग्रोव वनों में सर्वाधिक वृद्धि करने वाला राज्य उड़ीसा है और यह वृद्धि 8 वर्ग किलोमीटर की है। नगरीकरण हानिकारक है, तो यह किसके लिए? विकल्प बी यानी कि वनों हेतु। नगरीकरण व औद्योगिकरण के कारण वनों का विनाश होता है। वनोन्मूलन का प्रमुख कारण नगरीकरण और कृषि का विस्तार है। केरल राज्य में स्थित साइलेंट वैली प्रसिद्ध है, तो यह विकल्प सी यानी कि जैव विविधता हेतु। केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित साइलेंट वैली जैव विविधता हेतु प्रसिद्ध है। 1984 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया।
भारत में वन संरक्षण हेतु वनों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया? तो यह विकल्प सी यानी कि 3 श्रेणी में। भारत में वनों का 3 श्रेणी में संरक्षण किया जाता है: अत्यधिक सघन वन, मध्यम सघन वन और खुले वन। तो इन 3 श्रेणियों में इसे विभाजित किया जाता है। तो साथियों, इस तरह से हमने जो अध्याय 13 से संबंधित सभी महत्वपूर्ण 27 प्रश्नों को हमने व्याख्या सहित यहाँ पर देखा। तो साथियों, अब जो हम टॉपिक वाइज अध्याय 14 यानी कि वन पारिस्थितिकी जो है, इस टॉपिक से भी संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो साथियों, इस चैप्टर का जो पहला प्रश्न है उसको हम यहाँ पर देखते हैं कि 16 वन एक पारिस्थितिकी तंत्र है जो में पाया जाता है। तो यहाँ पर विकल्प बी यानी कि उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्र में। 16 वन दक्षिण भारत के केरल, तमिलनाडु एवं कर्नाटक के उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। इन्हें स्थानीय रूप से सोलास नाम से जाना जाता है। इन वनों में पाए जाने वाले मग्नोलिया, लैरेल, सिनकोना, वैटल आदि वृक्षों का आर्थिक महत्व है। भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो इसमें विकल्प डी यानी कि रामदेव मिश्रा को माना जाता है। देख सकते हैं, यह प्रश्न जो पिछला वन दरोगा का मेंस का एग्जाम हुआ था उसमें इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। तो साथियों, आप इन प्रश्नों की व्याख्या को ध्यान से देखिएगा। यानी कि विकल्प डी यानी कि भारत में पारिस्थितिकी का जनक डॉक्टर रामदेव मिश्र को माना जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र एक कार्यात्मक इकाई है जिसमें इसके जैविक तथा अजैविक घटकों के बीच होने वाली जटिल क्रियाएं शामिल होती हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का सबसे पहले प्रयोग एजी टांसले द्वारा 1935 में किया गया था। तो इस प्रश्न की सबसे ज़्यादा संभावना है कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो यह एजी टांसले द्वारा और 1935 में किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र और संबंधित प्रकार की गलत जोड़ी की पहचान करें। तो यहाँ पर देखते हैं, विकल्प ए में दिया है कि डूबी हुई नदी घाटियाँ मुहाना पारिस्थितिकी तंत्र, नदी लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र, चापराल बोरियल शंकुधारी वन पारिस्थितिकी तंत्र और पंपास जो है चारागाह पारिस्थितिकी तंत्र है। तो हमें गलत जोड़ी बताना है, तो यहाँ पर विकल्प सी। तो व्याख्या देखते हैं कि चापराल तटीय बायोम है जिसमें गर्म शुष्क ग्रीष्मकाल और न्यून वर्षा वाली सर्दियाँ होती हैं। चापराल में वर्षा लगभग 75 सेंटीमीटर होती है और इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में महाद्वीपों के पश्चिम भाग में 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांश के मध्य पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा एफएसआई रिपोर्ट तैयार की जाती है? तो यह विकल्प बी यानी कि पर्यावरण और वन मंत्रालय। एफएसआई रिपोर्ट भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा तैयार की जाती है। इस मंत्रालय का नाम आपको सबसे याद रखना है, यानी कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। यह एक द्विवार्षिक रिपोर्ट है। 17वीं वन रिपोर्ट वर्ष 2021 में प्रकाशित हुई। वहीं पहली वन स्थिति रिपोर्ट 1987 में तैयार की गई थी। वर्तमान में वन स्थिति रिपोर्ट तैयार करने में रिसोर्स सेट 2 का प्रयोग किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखेंगे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एक्रोनाइम HIPPO यानी कि हिप्पो। हिप्पो का पूर्ण रूप क्या है जो जैव विविधता के लिए खतरों के मुख्य कारणों का वर्णन करता है? तो इस प्रश्न का जो उत्तर है विकल्प बी, यानी कि हम डायरेक्ट इस हिप्पो का फुल फॉर्म ही देखते हैं। HIPPO का पूर्ण रूप है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन, स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि हिप्पो का जो पूर्ण रूप है आपको सबसे याद रखना है हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, इन्वेजन, स्पीसीज, पॉल्यूशन, पॉपुलेशन एंड ओवर हार्वेस्टिंग। पृथ्वी के भूभाग का लगभग बनावरण है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो उत्तर है वो विकल्प सी यानी कि 1/3। देख सकते हैं, वन दरोगा 2022 मेंस का यह प्रश्न है। व्याख्या देखेंगे कि प्राकृतिक प्रक्रियाओं और मानव गतिविधियों के माध्यम से वायुमंडल में उत्सर्जित होने वाली सभी कार्बन के लिए वनों का दुनिया के सबसे बड़े बैंकों में से एक माना जाता है। वन पृथ्वी के लगभग 30% से अधिक भूभाग को कवर करते हैं, जबकि पौधों की उत्पादकता में लगभग 50% का योगदान करते हैं। भूमि पर संग्रहित कार्बन का लगभग 45% भाग वनों में संचित है।
अगला प्रश्न देखेंगे कि पेड़ों या इसकी लकड़ी की सुधार के लिए खड़े पेड़ों से जीवित या मृत शाखाओं या एकाधिक अग्रकों को हटाने को कहा जाता है। तो यह जो है विकल्प डी यानी कि प्रूनिंग यानी कि छटाई कहा जाता है। प्रूनिंग माने छटाई वह प्रक्रिया है जब अलग शाखाओं को चुनिंदा रूप से काटा जाता है। इसके द्वारा पेड़ों पौधों के स्वास्थ्य और सौंदर्य को बचाए रखने के लिए अनेक पेड़ों के मृत, रोगग्रस्त या घायल हिस्सों को हटाया जाता है। इन हिस्सों को हटाने से द्वितीयक या अवसरवादी कीटों की संभावना को कम करने में मदद मिलती है। यानी सिंपल सी बात है, पेड़ों की छटाई प्रूनिंग कहलाती है। प्रेयरी और स्टेपीज प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र हैं। तो प्रेयरी और स्टेपीज जो है ये घास का मैदान यानी विकल्प बी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। व्याख्या देखेंगे, प्रेयरी और स्टेपीज घास का मैदान प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र हैं। स्टेपी घास बायोम अर्ध शुष्क क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ 10 से 20 सेंटीमीटर ऊंची घासों का चटाई नुमा आवरण पाया जाता है। प्रेयरी घास बायोम की लंबाई स्टेपी से अधिक होती है तथा यह अपेक्षाकृत आर्द्र क्षेत्रों में स्थित होने के कारण 45 से 60 सेंटीमीटर लंबी होती है। प्रेयरी बायोम घास उत्तरी अमेरिका में तथा स्टेपीज जो है पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। तो इस तरह से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रेयरी घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है। तो यह उत्तरी अमेरिका में तथा स्टेपीज जो है वो पूर्वी यूरोप में पाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का सर्वप्रथम परिभाषित व संकल्पित किया था तो यह विकल्प ए यानी कि टांसले यानी कि एजी टांसले द्वारा वर्ष 1935 में सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना प्रस्तावित की गई और इसकी रचना जैविक व अजैविक घटकों से मिलकर बनती है। अर्निज नेस ने पारिस्थितिकी में किस शब्द का प्रयोग किया था तो यह जो है विकल्प सी यानी कि गहन पारिस्थितिकी का प्रयोग 1972 में अर्निज नेस ने किया था। तो इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है कि गहन पारिस्थितिकी का सर्वप्रथम प्रयोग अर्निज नेस ने 1972 में किया था। वन पारिस्थितिकी में निम्न के संबंधों का अध्ययन किया जाता है तो यह विकल्प डी यानी कि जीव और वातावरण का। तो वन पारिस्थितिकी में जीव व उनके वातावरण के परस्पर संबंध का अध्ययन किया जाता है। तो इस तरह से प्रश्न जो है थोड़े से कन्फ्यूजिंग होते हैं, बट इनको आपको शब्द से याद करना है कि वन पारिस्थितिकी में जीव और वातावरण के संबंधों का अध्ययन किया जाता है। निम्न में से एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता नहीं है तो विकल्प सी यानी कि जीव एक दूसरे से पृथक। पारिस्थितिकी तंत्र में प्रत्येक जीव एक दूसरे से संबंध के साथ साथ वातावरण से क्रिया करता रहता है, न कि एक दूसरे से पृथक रहता है। पारिस्थितिक निकेत निश शब्द का अर्थ है तो यह विकल्प बी यानी कि जीवों का सूक्ष्म आवास। पारिस्थितिकी निकेत का अर्थ सूक्ष्म आवास से इस शब्द को सर्वप्रथम जोसेफ ग्रीनेल्स ने दिया था। निम्न में से कौन कृत्रिम पारितंत्र नहीं है तो यह जो है विकल्प डी यानी कि वन। बागीचा, खेत और बागानी यह कृत्रिम पारितंत्र हैं जबकि वन जो है वो प्राकृतिक परितंत्र है। पर्यावरण की क्षमता जिसको वह वहन कर सकता है कहते हैं तो विकल्प बी यानी कि वहन क्षमता। वहन क्षमता का अर्थ किसी पारिस्थितिकी में उस जनसंख्या से जिसको वह वहाँ का पर्यावरण वहन कर सके। पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारितंत्र है तो यह विकल्प डी यानी कि जलीय पारितंत्र। पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पर जलीय पारितंत्र का विस्तार है और उसके बाद स्थलीय पारितंत्र है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम पारितंत्र है तो यह विकल्प सी यानी कि पर्वत। पर्वत न्यूनतम पारितंत्र को पोषित करता है, वहीं समुद्र सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला पारितंत्र है। पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर सकता है। मानव हस्तक्षेप, वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर विकल्प डी होगा यानी कि मानव हस्तक्षेप, बाढ़, सूखा, वनों की कटाई, मरुस्थल में वृद्धि आदि पारिस्थितिकी तंत्र में असंतुलन उत्पन्न कर सकते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा अजीवी संघटक है तो इस प्रश्न का उत्तर होगा विकल्प डी यानी कि वायु। वायु, प्रकाश आदि पारिस्थितिकी के अजीवित संघटक हैं। पौधे, जीवाणु, विषाणु जीवित संघटक हैं। कौन सा अधिनियम पारिस्थितिकी से सरोकार नहीं रखता तो यह जो है विकल्प ए यानी कि बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम। बौद्धिक अधिकारों का संरक्षण अधिनियम पारिस्थितिकी से सरोकार नहीं रखता है। यह पेटेंट, ट्रेडमार्क आदि व्यापारिक अधिकारों की रक्षा करता है। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट संबंधित है तो यह विकल्प डी यानी कि पारिस्थितिकी से। मिलेनियम इकोसिस्टम असेसमेंट पारिस्थितिकी सेवाओं से संबंधित है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की सेवाओं को 5 वर्गों में बांटता है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तो यह जो है विकल्प यानी कि सूर्य। पारिस्थितिकी निकाय में ऊर्जा का मुख्य स्रोत सूर्य है।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था, तो यह विकल्प डी यानी कि 1972 में। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में लागू किया गया था। निम्न में से कौन सभी पोषण स्तर से आहार प्राप्त करते हैं, तो यह जो विकल्प सी यानी कि अपघटक। अपघटक समस्त प्रकार के उपभोक्ता को अपघटित कर आहार प्राप्त करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में कौन अपघटक जीव नहीं है, तो यह विकल्प डी यानी कि दीमक। विषाणु, जीवाणु, कवक, गोला, कृमि, प्रोटोजुआ अपघटक जीव हैं, और जबकि दीमक जो है प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आता है। कौन सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। विकल्प जो है ए, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र है जिसमें न्यूनतम हस्तक्षेप हुआ है। किसका जीव भार पिरामिड उल्टा होता है, तो यह विकल्प सी यानी कि तालाब का। स्थलीय परितंत्र व वन का जीव भार पिरामिड सीधा होता है, जबकि तालाब का जीव भार पिरामिड उल्टा होता है। रसायन का सांद्रण सबसे अधिक किस पोषण स्तर पर होता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी यानी कि तृतीय। रसायन का सांद्रण प्रथम पोषण स्तर पर सबसे कम, जबकि तृतीय पोषण पर सर्वाधिक होता है। किस महाद्वीप में यूकेलिप्टस सर्वाधिक पाया जाता है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी यानी कि यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं होते, अत्यधिक जल संग्रहण कर यह सूखा को बढ़ावा देते हैं, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में इनकी संख्या सर्वाधिक है। दो भिन्न समुदाय के बीच संक्रमित क्षेत्र को कहते हैं, तो इसे इकोटोन यानी कि विकल्प बी। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रमण क्षेत्र इकोटोन कहलाता है। अस्थायी पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, तो यह विकल्प डी यानी कि खेत। खेत मानव द्वारा निर्मित अस्थायी पारितंत्र है जो लगातार परिवर्तनशील रहता है, बाकी सब प्राकृतिक व अस्थायी पारितंत्र हैं। चिपको आंदोलन हुआ था, तो यह विकल्प सी यानी कि पादप संरक्षण से। चिपको आंदोलन 1973 में पेड़ों की कटाई रोकने हेतु किया गया था। इस आंदोलन के प्रणेता श्री चंडी प्रसाद भट्ट थे, और गौरा देवी के नेतृत्व में लोग पेड़ों से कटाई रोकने हेतु पेड़ों से चिपक गए थे, अतः इसे चिपको आंदोलन कहा गया। पारितंत्र की घटती उत्पादकता के क्रम में सजाइए, तो इसका विकल्प ए यानी कि सबसे पहले मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। पारितंत्रों की घटती उत्पादकता के क्रम में सही अनुक्रम है मैंग्रोव, घास स्थल, झील और महासागर। तो साथियों, इस तरह से आपने जो चैप्टर 14 है उसके सभी महत्वपूर्ण 33 MCQ आपने यहाँ पर व्याख्या सहित देखे। तो साथियों, अब एक चैप्टर और बचेगा जिसका अगला वीडियो जो है उस चैप्टर से हो जाएगा, तो इस बुक से संबंधित सभी प्रश्न जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। तो साथियों, आप सभी ने यहाँ तक वीडियो देखा, तो दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत आभार। और साथियों, यह वीडियो आपको थोड़ा सा भी लगता है कि हेल्पफुल है, आपके लिए उपयोगी है, तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। आप सभी साथियों को जय श्री राम।